ठीक है, ट्राइंगल शुरू करें। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में जो भी आता है। ट्राइंगल हम पढ़ेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है ट्राइंगल और ये चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा आसान, वेरी सिंपल। ठीक है भाई, ठीक है ना। तो ट्राइंगल जो भी बात समझ नहीं आए तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले आपको दो बातें पढ़नी है, सीखनी है, जिसका आगे इम्पैक्ट आएगा आने वाले क्लास 10th के आने वाले टॉपिक्स के अंदर। एक होती है सिमिलैरिटी और एक होती है कॉन्ग्रुएंसी। ये दो बातें आपको पढ़नी है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो मेनली सबसे पहले हम इससे शुरुआत करेंगे कि सिमिलैरिटी क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ट्राइंगल्स, अब पहले तो हम ट्राइंगल से पहले फिगर्स की कॉन्ग्रुएंसी और फिगर्स की सिमिलैरिटी पढ़ते हैं। फिगर्स की कॉन्ग्रुएंसी और फिगर्स की सिमिलैरिटी। देखिए, मैंने कहा एक सर्कल ये है और एक सर्कल है आपके पास ये दोनों सर्कल ना, ये दोनों सर्कल सिमिलर हैं। ये दोनों सर्कल क्या है? सिमिलर है। ये इसके सिमिलर है, ये दोनों सर्कल सिमिलर हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है ऐसे। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए सबसे मेन चीज ये है कि बिल्कुल हूबहू वैसा होना चाहिए। इसका रंग रूप एक जैसा है, लेकिन हूबहू एकदम जैसा नहीं है, मतलब सिमिलर है ये। मतलब अगर मैं कहूं कि ये एक फिगर है और ये एक फिगर है, तो ये दोनों सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं है। कॉन्ग्रुएंस के लिए ये जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ ये भी होनी चाहिए। ये सारी की सारी लेंथ बराबर होनी चाहिए आपस में, सारे के सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए। मतलब अगर मैं कहूं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे, ये तब होंगे जब ये भी रेडियस 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल होगा और ये भी रेडियस 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फिगर सिमिलर भी ना हो, कोई फिगर सिमिलर भी ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? तो आंसर है यस। जैसे मान लीजिए ये है सर्कल, ये क्या है? सर्कल, और ये है एक छोटा सर्कल। क्या ये सिमिलर है? आंसर है यस, ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं है। कॉन्ग्रुएंस के लिए जितनी रेडियस ये है 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो ये सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं है। अब देखिए, अब मैंने बोला ये है एक सर्कल और ये एक फिगर है मेरा दिल। ये क्या है? मेरा दिल। क्या ये सिमिलर है? ये ना तो सिमिलर है ना कॉन्ग्रुएंस है। कहने का मतलब ये है कि ये इसके सिमिलर हो गया, लेकिन अब ये इसके भी सिमिलर नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंस भी नहीं है और सिमिलर भी नहीं है। तो दो फिगर्स सिमिलर तब कहलाती हैं जब उनका रूप एक जैसा होता है, और कॉन्ग्रुएंस तब कहलाती है जब उनकी मेजरमेंट एग्जैक्टली हूबहू पहले वाले की बराबर होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि आप खुद देखिए, मैंने कहा एक ट्राइंगल है ये, इसकी लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 4 और इसकी लेंथ है 5। और एक ट्राइंगल मैंने बनाया, दिल को मैंने मिटा दिया, दिल दिख रहा है फिर भी देखो हल्का हल्का। ये 3 का आधा हो गया 1.5, इसका आधा हो गया 2.5, इसका आधा हो गया 2। क्लियर है बात? तो ये भी ट्राइंगल तो ये सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस के लिए इसकी जो लेंथ है वो भी 3 होनी थी। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज ये कहती है कि लेंथ बराबर होनी चाहिए, उसकी मेजरमेंट बिल्कुल पहले वाले के दोनों की मेजरमेंट सेम टू सेम होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंसी की ये पहचान है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तभी होते हैं जब दोनों की मेजरमेंट सेम टू सेम होगी। अगर ये भी 3 हो जाए, ये भी 3, लेकिन जब ये रेशियो बराबर हो, जैसे 3/1/1.5, 4/2 और 5/2.5, तो इनकी देखो रेशियो बराबर है,
इनकी रेशियो बराबर है, मतलब 2:1 2:1 2:1। आप इसको काटोगे तो ये 2:1 आ जाएगा, ये भी 2:1 आ जाएगा, और ये काटोगे तो 25 दूनी 50 2:1 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। रेशियो जब बराबर हो तो सिमिलर, और जब बिल्कुल उसकी लेंथ भी उतनी ही बराबर हो तो कॉन्ग्रुएंस। क्लियर है बात? एक दो फिगर्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। मैंने कहा ये सर्कल है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल है, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इसको भी 5 होना चाहिए, दोनों की रेडियस बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर ये 2 है या 3 है तो ये सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये सर्कल है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये सर्कल है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? हाँ, आपने कहा, जब मैंने पूछा क्या ये कॉन्ग्रुएंट है तो आपने कहा हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या ये सिमिलर है? क्या ये सिमिलर है? अरे हाँ भाई, ये सिमिलर है। सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर भी होती है, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर भी होती है। आप खुद बताइए ना, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर, आप खुद देखिए, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर बराबर भी होती है और सिमिलैरिटी भी है। उसके साइन में ही इंडिकेशन है साहब, कि उसके साइन में ही इंडिकेशन है कि वो जो कॉन्ग्रुएंसी वाली जो फिगर होगी वो सिमिलर भी होगी। अरे हद होगी ये बात। मैंने कहा ये ट्राइंगल है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्ग्रुएंस तो है ही, क्योंकि इनकी लेंथ भी बराबर है, इनकी लेंथ भी बराबर है और इनकी मेजरमेंट भी बराबर है और फिगर्स भी सेम टू सेम हूबहू सिमिलर है। तो ये सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंस भी है। ये सिमिलर, ये खाली सिमिलर तब होते हैं जब इनकी रेशियो बराबर होती है। मान लीजिए 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 ये लेंथ होती है और 3 दूनी 6 ये लेंथ होती है, तो अब रेशियो बराबर है, तो अब ये खाली सिमिलर है। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे ये पॉसिबल नहीं है, ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है ना। तो ये बात मैंने अंग्रेजी में एक वाक्य के अंदर लिख दी, ये बात मैंने अंग्रेजी के अंदर एक वाक्य के अंदर लिख दी। क्या? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर but all similar figure is not necessary are congruent। मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि वो सिमिलर फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन ये हमेशा होगा कि जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर तो होंगे, जो भी कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर तो होंगे, लेकिन जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो ये पॉसिबल नहीं है। जो सिमिलर हो वो पॉसिबल, वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि लेंथ भी बराबर होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी, एंगल्स के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, अभी लेंथ के ऊपर बात करते हैं। ये लेंथ भी बराबर होनी चाहिए और एंगल भी बराबर होनी चाहिए। एंगल, अगर ये लेंथ बराबर है तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि इसकी लेंथ भी सारी बराबर है और ये सिमिलर भी है। और ये क्या है? तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर एज वेल। लेकिन जो सिमिलर फिगर होंगे उसमें उसमें सारी लेंथ बराबर हो, ये पॉसिबल थोड़ी ना है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? कोई दिक्कत है, समस्या है तो बताइए, मैं उसका समाधान कर दूंगा। मेरे पास बहुत प्रकार के इंजेक्शन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहली वाली एक्सरसाइज जो आपकी एडिशन से है उसके अंदर तो यही बातें लिखी है। पहली वाली एक्सरसाइज के अंदर तो यही बातें लिखी है कि आप बताइए फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर डैश और दिस थिंग्स, ऐसी बातें लिखी है उसके अंदर। तो एक दो क्वेश्चन हम उसमें से लेते हैं।
और पहला क्वेश्चन क्या लिखा है उसमें, ऑल सर्कल आर, अच्छा ओ माय गॉड, पहला क्वेश्चन क्या लिख दिया, ऑल सर्कल आर, ऑल सर्कल आर डैश 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 डैश, ब्रैकेट में क्या लिखा है, कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर। अच्छा एक बात बताइए, सारे के सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर, मतलब एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट, ये सिमिलर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इनकी रेडियस बराबर होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इन सब की रेडियस जो है बराबर होनी चाहिए। लेकिन मुझे पूछा कि सारे सर्कल वो एक जैसे होते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट कंपल्सरी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनकी रेडियस भी बराबर होगी, जब उनकी रेडियस भी बराबर होगी। मेरी बात क्लियर है ना आपको? दूसरा लिखा है ऑल स्क्वायर आर, ये भी सिमिलर है ना जी, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो यही फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें यही फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए हैं जो आपको पढ़ना है इसके अंदर, कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट और इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो साहब लोगों इसी में यही बातें चर्चा करनी है पहले एक्सरसाइज में, ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लियर है। तो अब हम एक छोटे सी थ्योरम पढ़ेंगे, उस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, और आज की जो डिस्कशन जो होगी, हमारे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें सबसे प्राइमरीली जो हमारा मुद्दा होगा वो थेल्स थ्योरम होगा, उसको डिस्कशन करना है, उसके बारे में पढ़ना है। अच्छा मजे की बात यह है कि कभी कभी ना थेल्स थ्योरम का ना स्टेटमेंट ही आ जाता है, तो आपको थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। याद कैसे होगा, थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं कि थेल्स थ्योरम है क्या, या बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम क्या है। इसको बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है भाई। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम का मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर ये बात लिख के देगा वो भाषा के रूप में, लैंग्वेज में, कि इन अ ट्राइंगल भाषा के रूप में ये लिख के देगा कि इन अ ट्राइंगल, ध्यान से सुनिए, इन अ ट्राइंगल a line drawn parallel to one side of a triangle, मतलब ट्राइंगल के एक साइड, मतलब एक लाइन जो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल खींची गई है, मतलब a line drawn parallel to the one side of a triangle divide others two side in equal ratio। ये थेल्स थ्योरम है। इसका मतलब उसने बोला क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट या डिवाइड अदर्स टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो का मतलब होता है कि AD अनुपात DB इज इक्वल टू AE अनुपात EC। अब इसमें दिया क्या है, इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भाषा ये लिखी हुई है कि इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इन इक्वल रेशियो, मतलब डिवाइड्स अदर्स टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन इक्वल रेशियो। ये बात, अगर इस बात के आगे मैं ये लगा दूं, यदि मैं इस बात के आगे ये लगा दूं, prove that if a line drawn, पैरेलल का साइन ये हो गया, पैरेलल का साइन ये हो गया, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल का साइन ये हो गया, डिवाइड्स others two side of a triangle in equal ratio। ये बात है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है।
ठीक है साहब लोगों, ठीक है ना? क्या हुआ, नहीं आया समझ में? मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन खाली ये था, फिगर्स तो मैंने बाद में पहले बता के आपको सिखाया कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज परिभाषा को आप कैसे याद रख सकते हो। क्वेश्चन ये है, आप खाली ट्राइंगल पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन ये है कि आप ये बात प्रूफ करो कि अगर एक लाइन, आप ये बात प्रूफ करो, मतलब सिद्ध करो कि एक लाइन, मतलब एक ट्राइंगल की एक भुजा के पैरेलल एक लाइन खींची गई है जो अन्य दोनों भुजाओं को, ट्राइंगल के अन्य दोनों भुजाओं को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, बांटती है। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, थेल्स थ्योरम, इसका नाम है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है जी। और पेपर में 99% ट्राइंगल के चैप्टर से 99% सीबीएसई का फेवरेट थ्योरम है, फेवरेट थ्योरम में से एक है। मतलब थ्योरम और भी है, लेकिन 99% फेवरेट जो थ्योरम है वो बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम है। क्लियर है बात? मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन खाली ये था, वो डायग्राम तो मैंने बना दिया, क्वेश्चन खाली ये था कि इफ इन अ ट्राइंगल a line drawn, मतलब खींची गई है, a line drawn parallel to the one side of a triangle divides other two side in equal ratio। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है। जब मैंने इसका सॉल्यूशन बनाना शुरू किया तो सबसे पहले आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आपको ये बात प्रूफ करनी है। क्लियर है बात? और आपको दिया क्या है, आपको गिवन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपको दिया खाली एक बात है कि DE पैरेलल टू BC। ये कहां से परिभाषा, जो क्वेश्चन है उसकी भाषा में से निकली हुई है कि इफ अ लाइन drawn parallel to the one side of a triangle intersect other two side या divides other two side into equal ratio, equal proportion। तो ये प्रूफ करनी है और ये दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ट्राइंगल चैप्टर की खूबसूरती ये है कि उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो अपने हिसाब से। ये खूबसूरती है, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे सर्कल हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, उसकी ये खूबसूरती है, ठीक है बात? तो हम इसमें पहले कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, इसकी रचना करते हैं अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन। ये प्रूफ करना है और हमने यहाँ पर की कंस्ट्रक्शन। हमने रचना क्या की, सुनिए बात को। हमने ABCDE ये नेम हो गए। हम लिखेंगे कि E तक हो गया DF। हमने DF परपेंडिकुलर खींचा है किसके ऊपर, AC के ऊपर। DF परपेंडिकुलर खींचा है, DF परपेंडिकुलर खींचा है AC के ऊपर। बेटा इधर ध्यान दो, DE परपेंडिकुलर खींचा है AC के ऊपर, और इधर से EG परपेंडिकुलर खींचा है हमने AB के ऊपर। अच्छा, अगर AC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो AE का ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। बात समझ रहे हो आप? अगर मैंने कहा ये एक लाइन है, बीच में एक पॉइंट है E, यहाँ पर एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है यहाँ। अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ तो आप AE पे परपेंडिकुलर डालो तब भी 90 डिग्री बनाएगा, और पूरा AC पे परपेंडिकुलर डालो तब भी 90 डिग्री बनाएगा। तो बात एक ही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, DF परपेंडिकुलर, आगे हम एक वर्ड लिख देंगे ड्रॉन, मतलब खींचा। क्या खींचा? DF, ये वाला DF, ये DF परपेंडिकुलर AC, है ना, कॉमा DF परपेंडिकुलर AC और EG परपेंडिकुलर AB, EG परपेंडिकुलर AB, ये खींचा। और ज्वाइन, और हमने क्या किया, ज्वाइन DC एंड BE, ज्वाइन DC
एंड डी सी एंड बी। ये बात हमने कंस्ट्रक्शन से अपनी मर्जी से की है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो हमें चाहिए उसके उस अप्रोच तक हम पहुंच सकते हैं, उस बात तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है भाई। अब हमने यहाँ लिखा प्रूफ। अब हमने क्या लिखा यहाँ पर, प्रूफ। प्रूफ में आप देखिए सबसे पहले ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ये दिख रहा है ना। इसकी नेमिंग अलग से करता हूं। देखिए ये और ये यहां पर मैंने परपेंडिकुलर डाला है और एक लाइन ये पैरेलल खींच रही है। ये लाइन पैरेलल है, ये एक परपेंडिकुलर है, ये डॉटेड वाली परपेंडिकुलर है, ये ए है, ये ई है, ये डी है, ये जी परपेंडिकुलर है और ये बी है। क्लियर है बात। इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल डी ई बी, दोनों ट्राइंगल ले रहा हूं। अब इस ट्राइंगल में मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई। क्लियर है भाई, है ना। अब आप देखिए इनका एरिया लूंगा मैं, बहुत ध्यान से देखो। एरिया को मैं ऐसे लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। होता है नहीं होता। अच्छा ये जो ट्राइंगल है ए डी ई, ए डी ई, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जाल वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है ए डी ई, ये जो ए डी है इसका एरिया जब मैं इस साइड से निकालूंगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। होगा नहीं होगा, बोलो होगा। तो 1/2 बेस, बेस क्या है ए डी, बेस क्या है ए डी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ए डी दिख रहा था और अगली बार जब मैं करूंगा तो मुझे बी डी निकलेगा इस साइड से, तो फिर मैं उनको भाग करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मैं अपने आंसर तक पहुंचने के लिए काम करूंगा। इंटू ई जी, इंटू ई जी। क्लियर है बात। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या हो गया ये बी डी, बी डी, और हाइट इसकी भी क्या हो जाएगी ई जी, हाइट इसकी भी क्या हो जाएगी ई जी। पूछो क्यों हाइट ई जी क्यों हो जाएगी। अरे भाई इसमें जो ये है ये अधिक कोण बन रहा है और आपको पता होना चाहिए कि जो अधिक कोण होता है उसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ गिरता है। तो अगर ये अधिक कोण है तो इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ गिरेगा नहीं गिरेगा। कवरेज एरिया छोड़ तू, यहां देख मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कहना चाहता हूं कि अगर ये वाला एरिया निकालेगा इसका परपेंडिकुलर बाहर गिरेगा नहीं गिरेगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। होगा नहीं होगा, बहुत बढ़िया। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं डिवाइड, मतलब एक को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा और ये इससे डिवाइड हो जाएगा, यहीं कर दूं, ये डिवाइड हो गया, इससे कट गया, इससे कट गया, मतलब बच क्या गया ए डी अपॉन में बी डी। तो यहां मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है नहीं है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, ए डी अपॉन में बी डी। नंबर 3। क्लियर है बात, कोई बात नहीं, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, नीचे है मैं बोल दे रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन में बी डी, इतनी कोई आफत नहीं आ रही, ए डी अपॉन में बी डी। क्लियर है ना, ए डी अपॉन में बी डी, ये नंबर 3 हो गया। क्लियर है बात। अब इधर आ जाइए, अब इस साइड से फिर से मैं ये ट्राइंगल लूंगा, इस साइड से जब मैं ट्राइंगल लूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी,
AED क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, इस साइड से बेस इंटू हाइट है ना, तो बेस क्या है मेरे पास 1/2, बेस क्या है मेरे पास AE, हाइट कितने है मेरे पास DF है ना। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल CED या DEC, इस साइड से जब मैं ये वाला एरिया निकालूंगा तो ये वाला एरिया क्या होगा 1/2, बेस क्या है EC, और इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाहर गिरेगा, इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाहर गिरेगा, तो ये हो जाएगा CE इंटू में DF, होगा नहीं होगा। अब इन दोनों को भाग कर दो, ये आ गया 4 और ये आ गया 5, तो जब आप 4 को 5 से भाग करोगे तो यही कर दो भाग भाग कर देता हूं, ये 1/2 से 1/2 कट गया, DF से DF कट गया, तो आपके पास क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू क्या बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई, इज इक्वल टू बचेगा AE अपॉन में CE, इसको मैं मान लेता हूं नंबर 6, इसको मैं मान लेता हूं नंबर 6, ये 4 हो गए, 5 हो गए और ये 6 हो गया। क्लियर है बात, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अरे भाई साहब लोगों, मैंने इस साइड से जब लिया ना, इस साइड से ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, और नीचे वाले ट्राइंगल का हो जाएगा बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण है, अधिक कोण का जो परपेंडिकुलर बाहर गिरता है समकोण से 90 डिग्री से जितना भी एंगल ऊपर जाएगा उसका जो परपेंडिकुलर गिरेगा बाहर गिरेगा। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को देखिए आप, इक्वेशन नंबर 3 में AD अपॉन BD है, AD अपॉन BD है, और इक्वेशन नंबर 6 में AE अपॉन CE है, मतलब मेरा आंसर तो आ चुका है। अगर ये दोनों साइड बराबर हो जाएं तो ये दोनों साइड भी बराबर आ जाएगी। अब देखिए इधर ADE है, इधर ADE है, इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है या नहीं, और इधर भी ट्राइंगल ADE है या नहीं, तो ऊपर वाले एरिया जो ट्राइंगल है वो तो सेम है क्योंकि दोनों एक ही ट्राइंगल है। और ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC, अगर ये दोनों का एरिया भी बराबर हो जाए, मान लीजिए इसका एरिया 5 है तो इसका तो 5 होगा, इसका तो 5 होगा क्योंकि ये ट्राइंगल ही एक है, AED बोलो चाहे ADE बोलो। लेकिन BDE ट्राइंगल और DEC ट्राइंगल अगर इनका एरिया भी बराबर हो जाए, इनके 6 एरिया हो जाए, 6 यूनिट हो जाए, 7 यूनिट, तो दोनों का अगर बराबर हो जाए तो ये वाली साइड बराबर हो जाएगी, अगर ये वाली साइड बराबर हो जाएगी तो ये वाली साइड भी बराबर हो जाएगी। अब देखिए दो पैरेलल लाइन और एक ही बेस पे जो दो ट्राइंगल होते हैं ना, एक ही बेस पे जो दो ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया क्या होता है बराबर। एक बेस कौन सा है BC, इस पे एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है नहीं बन रहा। ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी होती है कि एक ही बेस पर जो दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं उनके एरिया क्या होते हैं बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अगर ये दोनों ट्राइंगल बराबर होगा, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि एक ही बेस पर बने दो ट्राइंगल्स के एरिया बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात हमने ब्रैकेट के अंदर लिख देनी है क्योंकि these थिंग्स। अब ये वाली साइड तो बराबर होगी ना, फिर तो ये वाली साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd 6th एंड 7th इक्वेशन कौन सी है ये वाली, ये भी तो कंसीडर करनी पड़ेगी ना। जब तक ये वाला कंसीडर नहीं करूंगा, यहां लिख दूं ऊपर, ये लो जी, जब तक मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों एरिया बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के, क्योंकि एक ही बेस पर बने दो ट्राइंगल्स के एरिया बराबर होते हैं। 9th क्लास की प्रॉपर्टी है। तो इसको मैंने मान लिया 3rd 6th और 7th। तो इक्वेशन 3rd 6th
एंड 7 फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हैंस प्रूफ। तो ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। क्लियर है बात, समझ आ गई? हाँ पूछ। DE बेस ले सकते हैं किसमें? जो नीचे वो पैरेललोग्राम दिया था, जो क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल मेरे भाई? सर जो अकॉर्डिंग, हाँ ये क्वाड्रिलेटरल, ये वाला। हाँ ये बेस ले सकते हैं। डी बेस से परपेंडिकुलर कौन सा डालेगा, एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर कौन सा लेगा? चल बेस इनटू हाइट कौन सी लूं? सर नहीं, हाँ तब भी बराबर हो सकता है। जैसे BC बेस लिया ना ये, जैसे ये BC बेस लिया है, इससे दो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं। ऐसे मेरे भाई ये वाला बेस पे, ये वाले बेस पर भी ये दो ट्राइंगल हैं, ये दो ट्राइंगल हैं, ये भी बराबर होंगे। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी होती है दो पैरेलल एक ही बेस पे बने दो ट्राइंगल्स के एरिया बराबर होते हैं, दैट्स इट। तो अगर तू डी बेस लगाएगा तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये दोनों बराबर होगी। तो लेकिन ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है ये हमें चाहिए नहीं, ये वाला एरिया चाहिए हमको, हाँ चाहिए। तो ये वाला एरिया भी बराबर है, ये वाला भी, और डी बेस से भी जो चाहिए वो ले सकते हो, जो चाहिए वो ले सकते हो, और ये प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समस्या नहीं। समस्या इतनी गंभीर नहीं है, समस्या यहाँ पर है कि ये बात आपको समझ में आ रही नहीं कि ये एरिया कैसे निकला, और ये BDE का एरिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/2 बेस अपॉन डिवाइड करके आंसर निकल गया, प्रूफ हो गया। इसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम। इस पे ना न्यूमेरिकल भी बनते हैं थेल्स थ्योरम पर। तो ये वाली बात आपको क्लियर है, पक्की बात है कि ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं और